Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology. And in this lecture, we will discuss about the mode of action of herbicide. And this is very important topic. And in this topic, we will discuss what are the different mechanisms which are involved in the toxicity action of herbicides and how they kill the target plants. तो ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लेक्चर है और काफ़ी डिटेल में ये लेक्चर है। तो इस लेक्चर को हम 2 या 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उसको 2 या 3 पार्ट्स में बनाएंगे तो हमको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो पहला जो हमको समझना है वो दैट इज़ मोड ऑफ एक्शन, और कभी कभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी कहा जाता है दूसरी चीज़ों के लिए। तो जो मोड ऑफ एक्शन है, दिस इज़ रिलेटेड विद द चेंज एट सेलुलर लेवल, कि सेल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या उसके रिएक्शंस हो रहे हैं, उसकी जो मैकेनिज्म जो हम देखें, उसकी जो स्टडी करें, दैट इज़ मोड ऑफ एक्शन। हमने कोई केमिकल डाला और सेल में जाके वो किस तरह से, किस एंजाइम को, फोटोसिंथेसिस को, रेस्पिरेशन को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है एट सेलुलर लेवल, दैट इज़ मोड ऑफ एक्शन। And in general, we use another term, mechanism of action. And in case of mechanism of action, हालांकि ऐसा कोई बहुत ऐसी कोई साइंटिफिक डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो स्टडी की जाती है मॉलिकुलर लेवल पे की जाती है कि क्या लिपिड बना या प्रोटीन बना, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल बना। और मोड ऑफ एक्शन में ये स्टडी की जाती है कि क्या चेंजेस हो रहे थे, क्या रिएक्शंस हो रहे थे सेल के अंदर। तो ये एक डिफरेंस हम कह सकते हैं, मोड ऑफ एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन बहुत डिटेल में होता है, सेलुलर लेवल पे होता है, उसके अंदर की मशीनरी में होता है। तो मोड ऑफ एक्शन को समझने के लिए हमको सेल स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, जो उसमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसको समझना भी ज़रूरी है। अगर हमको सेल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसे होते हैं, रेस्पिरेशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, अगर इसका प्रिलिमिनरी नॉलेज नहीं है तो ये समझने में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमको होनी चाहिए, तो इसको हम बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब देखिए, जो भी हर्बिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं, एंड दे एक्ट इन ए वे दैट दे किल द वीड बट नॉट द प्लांट। तो ऐसा क्या है, एब्जॉर्प्शन तो दोनों में ही हो रहा है, प्लांट में भी हो रहा है और वीड में भी हो रहा है। तो उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, वीड्स में अलग है और क्रॉप प्लांट्स में अलग है। अब सेलुलर लेवल पे क्या मैकेनिज्म है, ये सारे मैकेनिज्म बहुत क्लियर नहीं है, अभी भी इनका बहुत कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है। लेकिन कुछ को रिसर्च से पता किया गया है और वो मोस्ट एक्सेप्टेड रीजनिंग्स हैं या साइंटिफिक हम कह सकते हैं कॉज है उनके मोड ऑफ एक्शंस के। तो जो टोटल मोड ऑफ एक्शन हर्बिसाइड के लिए इस समय जो एक्सेप्टेड है इन जनरल, वो 14 है, 14 हैं, 14 एक्सेप्टेड जो इस समय हैं वो हैं। और उस 14 में भी जो हम डिस्कस करते हैं वो भी सारे बहुत क्लियर नहीं है, अभी भी अनक्लियर हैं और डाउट है कि वो कैसे कर रहा है। फिर भी हम उसको 14 टाइप्स में बांट सकते हैं। और यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे आज 6 टाइप को करेंगे, अनदर लेक्चर में उसको बाकी की हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और धीरे धीरे समझ में आए। इसको हम 2 या 3 पार्ट में इसकी स्टडी करेंगे। तो आज जो इसका फर्स्ट पार्ट है, तो देखिए, जो कोई भी अगर हर्बिसाइड एक्शन कर रहा है तो उसका जो आउटकम होता है वो लिपिड को बायोसिंथेसिस को रोकेगा, प्रोटीन बायोसिंथेसिस को चेक करेगा, डिसरप्शन ऑफ क्लोरोफिल, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, रूट ग्रोथ, शूट ग्रोथ, एमिनो एसिड बायोसिंथेसिस की चेक करता है। बहुत मैकेनिज्म इसके होते हैं और जब हम इसकी स्टडी करेंगे मोड ऑफ एक्शन की तो वो हमको समझ में आएगा। तो ब्रॉडली क्या है, देखिए, सेल स्ट्रक्चर फंक्शनिंग इज अफेक्टेड, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड, लिपिड मेटाबॉलिज्म इज अफेक्टेड, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इज अफेक्टेड, सेल डिवीजन, रूट ग्रोथ, शूट ग्रोथ, ये सारे जो हैं इसके इफेक्ट होते हैं। अब उसी इफेक्ट को हम लेकिन एक हर्बिसाइड ये सारे इफेक्ट नहीं करता है। हर्बिसाइड्स के डिफरेंट ग्रुप होते हैं एंड कुछ ग्रुप का एक मोड ऑफ एक्शन होता है, कुछ ग्रुप का दूसरा मोड ऑफ एक्शन होता है। तो एक हर्बिसाइड ऐसा नहीं होता कि उसमें सारे ही मोड ऑफ एक्शन जो होते हैं, उसमें कुछ मोड ऑफ एक्शन होते हैं, सारे उसमें नहीं होते हैं। तो उसको भी हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे हर्बिसाइड हैं जो इन एक्शन को करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा और बाकी के जो एग्जाम्पल हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से उन ग्रुप के देख सकते हैं आप किस ग्रुप के कौन से हर्बिसाइड
कौन सा मैकेनिज्म ऑफ कर रहे हैं, कौन सा मोड ऑफ एक्शन उनका हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल मैंने दिए हैं और बाकी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ सकते हैं, देख लें आप उसमें। तो स्टडी हम करते हैं पहले उससे, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, दिस इज एंजाइम। देखिए जो भी मोड ऑफ एक्शन हो रहा है वो सेल में हो रहा है, सेल में रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शन को चेक करते हैं, और जो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं दीज आर मीडिएटेड बाय एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स नहीं होंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस में तो वो फिर रिएक्शन नहीं होता और सेल का प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी मोड ऑफ एक्शन है दैट इज मीडिएटेड बाय एंजाइम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, एंड दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन लिपिड बायोसिंथेसिस। तो जो कुछ हर्बिसाइड्स क्या करते हैं कि इस एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज ACCase एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, उसकी एक्टिविटी को चेक करते हैं। वंस द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम इज चेक्ड देन देयर इज नो फर्दर लिपिड फॉर्मेशन। और देखिए एसिटाइल को एंजाइम इन्वॉल्व होता है लिपिड के बायोसिंथेसिस में। अब जब एसिटाइल को एंजाइम बनेगा ही नहीं तो लिपिड का बायोसिंथेसिस नहीं होगा, एंड दिस लिपिड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की है जिसमें कुछ प्रोटीन है और थोड़ा सा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है। तो जो लार्जली बनी है दैट इज लिपिड प्लस प्रोटीन। एंड लिपिड में कौन से लिपिड्स हैं? जनरली फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो देखिए जब लिपिड्स बन ही नहीं रहे हैं एंड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स देन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जब लिपिड नहीं बना तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बनी, एंड देयर इज नो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए क्या है कि जो सेल है एंड सेल ऑर्गेनेल्स जो भी है उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया है या न्यूक्लियस है या गोल्जी बॉडीज हैं, वो सेल के एनवलप में रहती हैं, और इस एनवलप को कौन बनाता है? मेम्ब्रेन बनाती है। एंड वंस देयर इज नो मेम्ब्रेन तो क्या होगा? सब आपस में मिक्स हो जाएंगे एंड देयर विल बी नो प्रॉपर फंक्शनिंग। किसी भी सेल ऑर्गेनेल के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उनका सेपरेट होना जरूरी है, और ये सेपरेशन किससे होता है? मेम्ब्रेन से होता है। उस मेम्ब्रेन के अंदर वो सेल ऑर्गेनेल रहते हैं और अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं। तो जब लिपिड्स नहीं बन रहे हैं तो फॉस्फोलिपिड्स नहीं बन रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बन रही। जब सेल मेम्ब्रेन नहीं बन रही है तो सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है। नो सेल डिवीजन, नो सेल इलोंगेशन, तो क्या होगा? उस केस में सेल की डेथ हो जाएगी। अब जब सेल की डेथ हो जाएगी देन प्लांट की भी डेथ हो जाएगी। तो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन बाय इनहिबिटिंग लिपिड बायोसिंथेसिस। तो ये जो है लिपिड बायोसिंथेसिस को चेक करते हैं, जितने भी हैं ये लिपिड को करते हैं, लिपिड का बायोसिंथेसिस। एंड दिस टाइप ऑफ हर्बिसाइड्स आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट ग्रासेस। तो ग्रासेस के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव हैं, और जो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स हैव रेसिस्टेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट दिस ACCase इनहिबिटर्स। तो ये इस ग्रुप के जो हर्बिसाइड्स हैं उनका डाइकोट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, उनमें नेचुरल रेसिस्टेंस मैकेनिज्म होता है। अब ये देखिए जो रेसिस्टेंस मैकेनिज्म इसका बहुत दूसरा डिटेल चैप्टर है कि किस तरह से होता है, कैसे होता है, क्रॉस होता है, मल्टीपल होता है, कौन से जीन्स हैं, ये दूसरा मैकेनिज्म है। लेकिन एक नेचुरल रेसिस्टेंस मैकेनिज्म डाइकॉट्स ब्रॉड लीफ वीड्स में होता है। तो इस तरह के जो हर्बिसाइड्स हैं उनका इफेक्टिवनेस इन वीड्स पे नहीं होती। तो ये जो हर्बिसाइड्स हैं ये किसको किल करते हैं? ग्रासेस को। तो किसी एग्जामिनेशन में पूछा सकता है कि ACCase इनहिबिटर्स जो होते हैं, लिपिड बायोसिंथेसिस को जो इनहिबिट करते हैं, वो किसके अगेंस्ट इफेक्टिव हैं? तो वो किसके हैं? ग्रासेस के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो ACCase इनहिबिटर किसको इनहिबिट करता है? लिपिड को करता है। किस सेल स्ट्रक्चर को करता है? सेल मेम्ब्रेन को करता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस टाइप के लिए वीड्स को करता है? तो उसमें ग्रासेस को करता है। तो जब हम लेक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस के आंसर वहीं से आने शुरू हो जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इन्हीं से बनते हैं। तो अगर हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। देन सेकंड इज कैटेगरी ऑफ हर्बिसाइड लिपिड सिंथेसिस इनहिबिटर। लिपिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, बट दीज आर नॉट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ACCase एंजाइम। तो ऐसा मैकेनिज्म है कि लिपिड सिंथेसिस को तो चेक करते हैं लेकिन ACCase एंजाइम को इनहिबिट नहीं करते। फर्स्ट कैटेगरी में जो लिपिड बायोसिंथेसिस का जो इनहिबिशन था दैट वाज
inhibiting the activity of ACCase enzyme. But in second category, there is no inhibition of ACCase enzyme despite there is inhibition of lipid biosynthesis. तो यहाँ लिपिड का बायोसिंथेसिस हो रहा है, और क्या एक्चुअल मैकेनिज्म है, किस तरह से ये हो रहा है, उस वो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन दैट इज क्लियर कि कुछ ऐसा होता है इन ग्रुप में कि लिपिड के बायोसिंथेसिस को रोकते हैं। इसके एविडेंस में, रिसर्च में देखा गया है कि जो क्यूटिकुलर वैक्स होती है उसका डिपोजिशन कम हो जाता है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन रुक जाता है, सेल इलोंगेशन रुक जाता है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है टू चेक द लिपिड बायोसिंथेसिस। लेकिन ध्यान रखना है कि ये ACCase एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट नहीं करके कुछ दूसरे इनका मैकेनिज्म होता है, लेकिन वो क्या है वो क्लियर नहीं है। तो इन जनरल क्या करते हैं, ये जो क्यूटिकुलर वैक्स होती है उसको इनहिबिट करते हैं, और दूसरे लिपिड्स को भी सेल में इनहिबिट करते हैं, लिपिड का बायोसिंथेसिस चेक करते हैं। और ये भी जो है ग्रासेस के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है, डाइकोट्स ब्रॉड लीफ के अगेंस्ट इनकी इफेक्टिवनेस कम है क्योंकि उनमें नेचुरल रेसिस्टेंस है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दीज टाइप ऑफ हर्बिसाइड्स आर वॉलेटाइल, तो तुरंत वेपर में चेंज हो जाते हैं जैसे हम सॉइल में अप्लाई करते हैं, तो इनका इसलिए सॉइल में इनकॉर्पोरेशन करना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस टाइप ग्रुप को इनकॉर्पोरेशन करना जरूरी है। तो ये जो ग्रुप है जो लिपिड बायोसिंथेसिस को चेक कर रहा है बट नॉट द ACCase इनहिबिशन। ओके, और ये जो एग्जाम्पल है इसके EPTC हर्बिसाइड है, ट्राइलेट हर्बिसाइड है, और भी हैं इसके एग्जाम्पल, मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यह अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि लिपिड बायोसिंथेसिस को चेक करते हैं। अब देखिए, लिपिड जैसी ही बायोसिंथेसिस चेक होगी तो ये जान लीजिए कि सेल का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड्स होते हैं। तो जब कभी भी ये क्वेश्चन आए कि लिपिड बायोसिंथेसिस चेक हो रहा है तो समझ लीजिए कि सेल के सारे स्ट्रक्चर रुक रहे हैं, सेल डिवीजन रुक रहा है, सेल इलोंगेशन रुक रहा है, और प्रॉपर फंक्शनिंग सेल की नहीं होगी। अनदर कैटेगरी ऑफ हर्बिसाइड इज एसिटोलैक्टेट सिंथेस इनहिबिशन करते हैं। ये एंजाइम होता है जिसको ALS हम एब्रिवेटेड कहते हैं, और इसको AHAS इनहिबिटर भी इसको हम बोलते हैं, एसिटो हाइड्रोक्सी एसिड सिंथेस, ये इसको हम ये भी कहते हैं। और ये जो एसिटोलैक्टेट सिंथेस जो एंजाइम है, दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, पर्टिकुलरली ब्रांच्ड अमीनो एसिड्स। तो देखिए, कुछ सिंपल चेन के होते हैं, कुछ ब्रांच चेन के अमीनो एसिड्स होते हैं। जो ब्रांच चेन के अमीनो एसिड्स हैं वो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन। तो ये इन 3 अमीनो एसिड के सिंथेसिस को चेक करते हैं, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन। तो जब इन अमीनो एसिड का जो सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एंजाइम इन्वॉल्व है उसमें, और ये हर्बिसाइड क्या करते हैं, इसका इनहिबिट कर देते हैं। तो जब अमीनो एसिड नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, और जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो प्रोटीन का जो प्रोटीन और सारे ही स्ट्रक्चर्स में देखिए प्रोटीन इन्वॉल्व है, एंजाइम में प्रोटीन इन्वॉल्व है, तो सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। जितने भी एंजाइम्स हैं सारे वो प्रोटीन हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो देखिए, जब प्रोटीन नहीं रहेगा तो सेल का प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम होती है इन हर्बिसाइड के साथ कि प्रोटीन सिंथेसिस को चेक कर देते हैं। अब प्रोटीन बहुत सेल ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व है, बहुत रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, और सेल स्ट्रक्चर में भी इन्वॉल्व है। तो जहां जहां ये अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे, क्योंकि अमीनो एसिड जरूरी है प्रोटीन बनने के लिए, वो प्रोटीन बनेगी नहीं, और फिर जब प्रोटीन बायोसिंथेसिस नहीं होगा तो सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, एंड अल्टीमेटली डेथ उसमें प्लांट की हो जाएगी। अब ये जो कैटेगरी के हर्बिसाइड हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये ग्रासेस को भी कंट्रोल करते हैं और ब्रॉड लीफ बीट को भी कंट्रोल करते हैं और सेजेस को भी कंट्रोल करते हैं। तो इस कैटेगरी के हर्बिसाइड बहुत कैटेगरी के वीड्स को कंट्रोल करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ALS इनहिबिटर्स की इफेक्टिवनेस किस पे है, तो ऑलमोस्ट सभी पे है, ग्रासेस पे भी, ब्रॉड लीफ पे भी, सेजेस पे भी। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, इमेजाथाइपर सोयाबीन में यूज किया जाता है, पल्सेस में इसको यूज किया जाता है वीट्स को, ग्रासेस को कंट्रोल करने के लिए। बिस्पायरिबैक सोडियम ये राइस में यूज किया जाता है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ग्रासेस ब्रॉड लीफ दोनों को कंट्रोल करता है। एंड हेलोसल्फ्रॉन मिथाइल
शुगर केन में सेजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन केस ऑफ मेज। एंड उसके अलावा और भी हैं मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल सल्फोसल्फ्यूरॉन। सल्फोसल्फ्यूरॉन वीट में यूज़ किया जाता है अगेंस्ट ग्रासेस एंड ब्रॉड लीफ बीट्स। तो ये ALS वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हैं, और ये कई तरह की बीट्स को कंट्रोल कर लेते हैं बाय इनहिबिटिंग दी ब्रांच्ड अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस। तो ये आपको पता होना चाहिए ALS किसको चेक करता है, क्वेश्चन पूछा सकता है, ब्रांच्ड अमीनो एसिड को इनहिबिट करते हैं। अनदर इज रूट ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब ये जो हर्बिसाइड्स होते हैं ये सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड होते हैं। जब इनको सॉइल में अप्लाई किया जाता है और जब एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स इसकी जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स, तो जो रूट की जो ग्रोथ है, रूट का जो सेल डिवीजन है, सेल एलोंगेशन, उसको चेक करते हैं। एंड द एक्शन इज दैट दे इनहिबिट द माइक्रोट्यूबल असेंबली। अब माइक्रोट्यूबल असेंबली इनहिबिशन होता है। अब माइक्रोट्यूबल्स क्या होते हैं, देखिए ये एक होलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोर टाइप स्ट्रक्चर हैं जो होलो रहते हैं और ट्यूबुलेंस के बने होते हैं। ट्यूबुलेंस का पॉलीमराइजेशन होता है, एंड दिस माइक्रोट्यूबल असेंबली, इनका जो माइक्रोट्यूबल्स का जुड़ना बहुत जरूरी है फॉर सेल स्ट्रक्चर के लिए, सेल डिवीजन। इन केस ऑफ सेल डिवीजन दे हेल्प इन द मूवमेंट और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होता है, मूवमेंट जो होता है, वो इसी माइक्रोट्यूबल से होता है। सेल मूवमेंट में दीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट, दे आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन इन सेल। तो माइक्रोट्यूबल से सेल ऑर्गेनेल्स पास होते हैं। एक होलो पास, एक समझ लीजिए एक ट्यूब्स होती हैं जो अंदर से खोखली रहती हैं, उसमें से सेल ऑर्गेनेल्स पास होते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स के पास होने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो दे आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन। और इन ये जो किसकी बनी है, ट्यूबुलेंस की बनी है। ट्यूबुलेंस का पॉलीमराइजेशन होता है, तो माइक्रोट्यूबल की असेंबली होती है। एंड दिस टाइप ऑफ हर्बिसाइड्स क्या करते हैं, इस असेंबली को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। कैसे रोकते हैं, ये हर्बिसाइड क्या करते हैं, जो ट्यूबुलेंस होती हैं उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो हर्बिसाइड ट्यूबुलिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिट दी माइक्रोट्यूबल असेंबली। और जब ये ट्यूबुलिन में जब हर्बिसाइड जुड़ जाएगा तो उसका पॉलीमराइजेशन होगा ही नहीं। जब पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो माइक्रोट्यूबल नहीं बनेंगे। जब माइक्रोट्यूबल्स नहीं बनेंगे तो सेल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर में प्लास्टिसिटी और सेल वॉल को ये सब माइक्रोट्यूबल्स रहते हैं। सेल डिवीजन में इन्वॉल्व हैं, क्रोमोसोम के मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं। तो जब ये माइक्रोट्यूबल्स नहीं बनेंगे तो सेल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो जो रूट, चूंकि रूट से एब्जॉर्ब हुए हैं, सॉइल अप्लाइड है, तो उस रूट की टिप में सेल डिवीजन फर्दर नहीं होगा। तो रूट कैसे कर जाएंगी, स्वेल कर जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, कोई इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। स्टबी रूट्स हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, और उसमें कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीज हो जाएगी। देन देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड नो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ऐसी रूट्स क्या हो जाएंगी, मोटी रहेंगी, और ना तो वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रही हैं, ना वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो जब वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो प्लांट में कैसे ड्राउट के सिम्टम्स लगेंगे। ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पानी की कमी होगी और प्लांट जो है सूख रहा है, तो ड्राउट सिम्टम्स आएंगे। दैट इज ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ रूट टिप। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। और इसके जो हर्बिसाइड्स हैं वो पेंडिमेथिलिन है, ट्राइफ्लोरिलिन एंड DCPA। तो ये देखिए सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड है, और जैसे इसको सीडलिंग और जो जर्मिनेटिंग रूट्स इसको एब्जॉर्ब करेंगी और तुरंत उनके अंदर माइक्रोट्यूबल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं होगी और रूट की ग्रोथ सीज हो जाएगी। दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस ग्रुप। देन अनदर इज फोटोसिस्टम 2 इनहिबिटर। अब देखिए ये जो फोटोसिस्टम 2 इनहिबिटर्स हैं, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें दो पार्ट होते हैं, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। तो ये दोनों ही ग्रुप के हर्बिसाइड होते हैं, जो फोटोसिस्टम 2 को भी करते हैं, फोटोसिस्टम 1 को भी करते हैं। अब ये जो फोटोसिस्टम 2 इनहिबिटर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चेक करते हैं। तो देखिए जो फोटोसिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और कई सारी प्रोटीन्स से ट्रांसफर होते हुए टारगेट साइट पे इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। तो ये आपको इसकी फोटोसिंथेसिस का जिगजैग स्कीम आपको पता होनी चाहिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। अब आप केवल यहाँ इतना समझिए कि फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होता है सोलर रेडिएशन से, वो मूव करता हुआ कई प्रोटीन से मूव करता हुआ प्रोटीन्स पे पहुंचता है। अब इसमें कई प्रोटीन इन्वॉल्व रहती हैं। तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट में जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, D1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स,
उसमें QB बाइंडिंग साइट होती है, उसमें बाइंडिंग साइट के नाम है QA QB। तो जो QB बाइंडिंग साइट होती है उस पर जाके हर्बिसाइड अटैच हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जो QB बाइंडिंग साइट है D1 प्रोटीन की वो ब्लॉक हो गई। अब जो पीछे से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है QA से QB पे, अब ये इलेक्ट्रॉन इस पे नहीं एक्सेप्ट कर पाता क्योंकि इस QB पे पहले से ही हर्बिसाइड का मॉलिक्यूल है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से QA से आ रहा है लेकिन ये चेक हो गया। तो ये देखिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चेक करता है फ्रॉम QA टू QB। तो ये प्रोटीन जब कॉम्प्लेक्स पे नहीं पहुंचेगा देन देयर इज नो प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो CO2 फिक्सेशन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन नहीं होगा, और इससे जो रिलेटेड प्रोसेस हैं ATP जनरेशन है या NADPH2 फॉर्मेशन है वो भी नहीं होगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म दैट herbicide molecule attached to QB binding site of D1 protein complex in chloroplast. So this is the mode of action. और इसके अलावा जो मैकेनिज्म और भी इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं इन हर्बिसाइड्स के। केवल यही नहीं होता कि CO2 फिक्सेशन चेक हो जाए या ATP फॉर्मेशन चेक हो जाए। दिस हर्बिसाइड जो इन्वॉल्व होते हैं वो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं, सिंगलेट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन होती हैं और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन फिर लिपिड से प्रोटीन से अटैच होकर उसको ऑक्सीडाइज करके डिस्ट्रॉय करती हैं। तो लिपिड पर ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्टिव स्पीसीज बन जाती हैं, हर्बिसाइड रिएक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो लिपिड देखिए सेल मेम्ब्रेन की जैसी लिपिड खत्म होगी तो सेल का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये प्रॉब्लम आएगी। देन दे आल्सो इन्वॉल्व, दिस हर्बिसाइड रेडिकल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन एंड चेक द प्रोटीन बायोसिंथेसिस। ये इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट हैं। देन दे आल्सो रिड्यूस द पिगमेंट, कैरोटोनाइट पिगमेंट, एंथोसाइनिन पिगमेंट। ओवरऑल देखिए जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो भी सब चेक हो जाती है। तो ये इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट हैं। और ये हर्बिसाइड्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं क्रॉप्स में, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जा रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ किया जा रहा है। दैट्स वाई वीड्स हैव डेवलप्ड रेसिस्टेंस अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ हर्बिसाइड। तो यहाँ मैंने लिख दिया रेसिस्टेंस इन वीड्स डेवलप हुई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है हर्बिसाइड का मोड ऑफ एक्शन में जिसके अगेंस्ट वीड्स ने रेसिस्टेंस डेवलप की है। तो कौन से, फोटोसिस्टम 2 इनहिबिटर्स। तो ये आपको समझ आएगा कैसे करते हैं, QB प्रोटीन को अटैच होकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को चेक कर देते हैं। और इसमें जो मेनली जो हर्बिसाइड हैं कौन कौन से हैं, एट्रोजिन है, आइसोप्रोटेरॉन है, मैट्रिब्यूजिन है, और भी हर्बिसाइड्स हैं जिनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अनदर इज फोटोसिस्टम 1 इनहिबिटर्स। अब ये फोटोसिस्टम 1 इनहिबिटर्स में क्या होता है, इसका केवल इसमें एक ही हर्बिसाइड ग्रुप है, वो है बाईपायरिडिलियम, जिसमें डाइक्वेट और पैराक्वेट आते हैं। ये देखिए नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ हर्बिसाइड है। इसका एक ही ग्रुप जो अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है जो फोटोसिस्टम 1 को इनहिबिट कर रहा है। एंड दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डाइवर्टर। ये क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फोटोसिस्टम 1 में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ये हर्बिसाइड वहाँ जा करके इलेक्ट्रॉन को खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन की चेन को रोक देते हैं। यहाँ फोटोसिस्टम 2 में क्या कर रहे थे कि QB जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स था उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा था, लेकिन इन केस ऑफ फोटोसिस्टम 1 दे डाइवर्ट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट है उसको डाइवर्ट करके अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस किस पे होने लगती है, इन हर्बिसाइड मॉलिक्यूल पे होने लगती है। तो दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डाइवर्टर। अब इसके बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बड़ा हर्बिसाइड रेडिकल्स बना लेते हैं। एंड दिस हर्बिसाइड रेडिकल्स जो करते हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं और ये फिर क्या करते हैं, हर्बिसाइड रेडिकल रिएक्टिव होकर के डिस्ट्रॉय करते हैं मेम्ब्रेन की लिपिड्स को। दे आल्सो डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन। तो पूरा जो सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन था, जो स्ट्रक्चर था, जो फंक्शनिंग थी, वो अफेक्ट हो जाती है। तो डाइक्वेट पैराक्वेट जैसे ही डालते हैं वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड हर्बिसाइड रेडिकल बनाते हैं, रिएक्टिव स्पीसीज बनाते हैं और लिपिड का सबसे पहले डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये जो है इनको इसलिए सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर भी इनको कहा जाता है।
तो सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर की कैटेगरी के ये हर्बिसाइड हैं और इनका पहला जो टारगेट होता है वो लिपिड को खत्म करना। तो जैसे ही लिपिड की खत्म होता है सेल से, तो सेल की मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है और सेल की फंक्शनिंग खत्म हो जाती है। तो ये इसका बहुत पर्टिकुलर सिस्टम है, मोड ऑफ एक्शन, सेल डिसरप्शन बाय डिस्ट्रॉइंग द लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल। तो अब ये कैसे किया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन को डाइवर्ट करके किया। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी मैंने आपको ये कुछ बताए और इसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। और डाइक्वाट पैराक्वाट के इन जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, एट्राजिन से ही पूछा जाता है। जो हम कॉमनली हर्बिसाइड यूज करते हैं उनके पूछे जाते हैं कि क्या इनका मोड ऑफ एक्शन है। तो यहां तो आज अभी मैंने 6 ही डिस्कस किए हैं। लिमिटेशन है बोर्ड की और फिर टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी हमारी जो डेप्थ है वो, या जो हमारा फोकस है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसको दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर आप बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंटिफिक क्वेश्चन होते हैं और हमको इसके सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शनिंग के बारे में पता होना चाहिए, तो हम मोड ऑफ एक्शन को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो बाकी का जो और बाकी जो हैं बहुत हैं, उसमें ऑक्सिन्स है, सेलुलोज इनहिबिटर है, बहुत मैकेनिज्म है। तो 14 टाइप के मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है वो हैं, जिसमें कि हमने केवल 6 अभी डिस्कस किए हैं, 8 जो हैं हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखिए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो भी मैकेनिज्म है, मोड ऑफ एक्शन है, उनको लिख दूंगा और उनके कौन से ग्रुप के हर्बिसाइड से आते हैं उसको भी मैं लिख दूंगा, ताकि आपको उसमें आसानी रहे पढ़ने में। तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और सेकंड पार्ट जो आएगा उसको आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।